देखिए कहाँ थे हम कल। एविडेंस थे, एविडेंस में भी हम कहाँ गए थे? डेफिनेशन क्लोज में आए थे। सेक्शन फर्स्ट हमने पढ़ा, उसके बाद में डेफिनेशन। पहले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसके अंतर्गत डेफिनेशन क्लोज कैसे थी? सेक्शन 3 में थी पहली बात तो, और दूसरा जो ग्रामेटिकल परफॉर्मा है उसमें नहीं थी। जैसी नीड थी, आनंद स्पीकर बंद कर बेटा, जैसी नीड थी उस नीड के हिसाब से क्या था? परफॉर्मा बना हुआ था कि भाई जिस प्रकार की नीड थी उस नीड के हिसाब से क्या बना हुआ था? परफॉर्मा बना हुआ था। अब इन्होंने जो ग्रामर का परफॉर्मा होता है उस परफॉर्मे पर इन्होंने डेफिनेशन बनाई। भाई जो ग्रामर का डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने परफॉर्मा बनाया। तो वहां तो कोई नंबरिंग थी ही नहीं भाई, वहां तो सीधा था, हर पैराग्राफ बना रखा था, पैराग्राफ में डेफिनेशंस दे रखी थी। यहां पर इनको नंबरिंग की हुई है। तो सबसे पहले सेक्शन 2A में सी से स्टार्टिंग हुई है, ए और बी की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो सी से स्टार्ट हुई है। तो सी में डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने किसकी? कोर्ट की, है ना? कि सेक्शन 2 और 2 के फर्स्ट का ए, सेक्शन 2 के फर्स्ट का ए, यानी इसके फर्स्ट क्लोज में डेफिनेशन दी है ए के अंतर्गत किसकी? कोर्ट की। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट कौन होगा भाई? कोर्ट कौन होगा? तो इन्होंने कहा कि जो कोर्ट है वो तो कोर्ट, न्यायालय और मजिस्ट्रेट तो है। उसके अलावा जो आर्बिट्रेटर है उसको छोड़कर जो व्यक्ति शपथ पर साक्ष्य लेता है वो क्या होगा? कोर्ट होगा। किस अंतर्गत? मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश, ये दोनों तो शामिल है। तीसरा कनेक्ट किया है कि मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो 3 पार्टों में बांटा है। पहला तो कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस और मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। फिर दूसरी डेफिनेशन कहां से आ गई? जो एक्सप्लेनेशन है 4 का, उसको किसको बोलते हैं? विधि की अखंडनीय उदाहरण। देखो इन्होंने ये कहा, एक तथ्य और दूसरा तथ्य। भाई एक तथ्य और दूसरा, अगर एक तथ्य साबित कर दिया जाए तो कोर्ट दूसरे तथ्य की प्रजम्पशन कर ले। यदि एक तथ्य साबित कर दिया जाए तो दूसरे तथ्य की कोर्ट क्या कर लेगा? प्रजम्पशन कर लेगा। ठीक। तो इन्होंने कहा कि 3 प्रकार से प्रजम्पशन करेगा। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर मे परजू, कोर्ट का यानी मैंडेटरी सेल परजू, लेकिन इसे आप क्या कर सकते हो? खंडन कर सकते हो, कंट्राडिक्शन कर सकते हो। और तीसरा निश्चयात्मक सबूत, कि अगर ये बात साबित हो गई तो इस बात की प्रजम्पशन कर ली जाएगी और उसको खंडन करने के लिए कोई सेक्शन नहीं है। अब ये बात हो जाए है कि ए ने बी का मर्डर किया है। किसने? और ये तथ्य साबित कर दिया जाए कि ए 6 साल का है। मर्डर करने वाला कितने साल का है? तो अब इसको खंडन करने के लिए इंटेंशन, नॉलेज, मेंस रिया साबित की जा सकती है क्या? अगर ये बात साबित कर ली गई तो ये अपने आप प्रजम्पशन कर लेंगे कि अभी एक ही कोई आपराधिक दायित्व नहीं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए
ये दो बातें साबित कर दी जाती है कि ए एक संतान है, ठीक, और ये संतान बी की पत्नी की है। किसकी है? बी की पत्नी की। और ये पत्नी के ये जो ए संतान है कब हुई है? विवाह के पश्चात, यानी वैवाहिक स्थिति। या दूसरा, इसका विवाह विघटित हो गया। तो विवाह दो तरीके से विघटित हो सकता है, या तो डिवोर्स से, भाई वो पति मर गए हो, तब ये क्या हो गई? अविवाहित हो गई। और विवाहित होने के 280 दिन में अगर इस ए का जन्म होता है तो ये बी की क्या मानी जाएगी? धर्मज संतान। इसमें 280 दिन का क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें तो एक क्राइटेरिया, लेकिन इसके साथ में एक शर्त जोड़ दी कि जब बच्चे का गर्भाधान हुआ तब उनकी पारस्परिक पहुंच होनी चाहिए। कब? बच्चे के गर्भाधान के समय क्या होना चाहिए? पक्षकारों की पारस्परिक पहुंच होनी चाहिए। अगर ये दो बात साबित कर दी तो ये धर्मज माना चाहिए। इसके लिए कांति देवी वर्सेज पोचीराम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर ये दो बातें साबित हो गई, 112 की प्रिजम्पशन हो गई, तो आप डीएनए रिपोर्ट से अपना भ्रम खत्म कर सकते हो, लेकिन इस प्रिजम्पशन के खंडन में उपयोग नहीं। तो निश्चयात्मक सबूत क्या है? प्रिजम्पशन। और प्रिजम्पशन क्या होती है? कि एक बात को देखकर दूसरे बात की, जैसे मान लो दो एक शक्ल के व्यक्ति दिख रहे हो, तो आप क्या प्रिजम्पशन करोगे? होता है कि नहीं होता? जैसे कहीं आग लग रही, धुआं उठ रही है, तो अपन क्या सोचेंगे? आग लग रही। आगे बात समझ। और नहीं, कि जैसे बारिश हो रही है, तो तेज बारिश हो रही है, तो अगली प्रिजम्पशन रोड भरा मिलेगा, है कि नहीं? यानी एक तथ्य को देखकर दूसरे तथ्य के बारे में जो अनुमान किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिजम्पशन। नहीं, कल एक वकील साहब मेरे पास आए, उन्होंने मेरे जानकार, उन्होंने कहा कि साहब मेरी पत्नी का मैं आधार में पता चेंज करवा रहा हूँ, उसका गांव का पता है, मैं जयपुर का पता करा रहा हूँ, तो उसके लिए गजिटेड ऑफिसर के क्या होने चाहिए? वो साइन होने चाहिए, तो आप इस पे मोड़ लगा के साइन कर दीजिए। मैंने मोड़ लगा के साइन कर दिया। अब वो मेरी मोहर और मेरा साइन जहां भी पेश करेगा, क्या की जाएगी? प्रिजम्पशन की जाएगी कि वो मेरी मोहर और मेरे हस्ताक्षर। और कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है तो खंडन करो कि मेरे हस्ताक्षर नहीं। आगे बात समझ। तो यानी एक मोहर को और साइन को देख करके वो क्या करेगा? प्रिजम्पशन करेगा कि भाई गजेटेड ऑफिसर की सही मोहर है और सही साइन। तो इस प्रकार निश्चयात्मक सबूत की डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य का क्या कर दिया गया है? निश्चयात्मक सबूत घोषित कर दिया गया है। और पहला तथ्य साबित हो गया तो दूसरे तथ्य को खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं निश्चयात्मक सबूत, या ठीक है बाद में लिखेंगे हम, पहले डेफिनेशन कंप्लीट। निश्चयात्मक सबूत से अभिप्रेत है, अरे इसको तो एक्सप्लेनेशन में डाल लेते प्रिजम्पशन को, तो अब ये बिगाड़ दिया। कम से कम सेक्शन 4 में थी तो समझ में तो आती थी।
डिक्शनरी में डालने के चक्कर में, कि जब अधिनियम में एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक सबूत, यानी प्रजम्पशन के लिए दो तथ्यों का होना जरूरी है, एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चयात्मक, और वहां न्यायालय एक तथ्य को साबित किए जाने पर अन्य तथ्यों को क्या माना जाएगा, साबित मानेगा, और उसे ना साबित करने के प्रयोजनों के लिए साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। Conclusive proofs means when one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of other, the court shall on the proof of then fact regards the other as provided shall not allow evidence to be given in the purpose of disproving। फिर उसके बाद में आता है कौन सा, डिस्प्रूव। वहां क्या था, पहले साबित, फिर साबित नहीं हुआ, और यहां पर तीनों को बिखेर दिया। साबित से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ना साबित, डिस्प्रूव समझ नहीं। तो ये कहता है, अब देखो इसमें क्या है कि किसी भी कोर्ट को सामने हम किसी फैक्ट को पेश करें और उन फैक्ट को देखने के बाद और प्राइमा फेसी की ये प्रजम्पशन करे कि इन तथ्यों का अस्तित्व, कोर्ट ये क्या करे, प्रजम्पशन नहीं, कोर्ट ये माने कि इन तथ्यों का क्या है, अस्तित्व, या उन तथ्यों को ऐसी परिस्थितियों में पेश किया जाए कि एक प्रूडेंट पर्सन, यानी साधारण सोच का व्यक्ति ये माने कि इन तथ्यों का अस्तित्व नहीं है, तब हम ये कहते हैं डिस्प्रूव, साबित नहीं। यानी न्यायालय के समय हमने किसी सब्जेक्ट को पेश किया, उसको देखने के बाद कोर्ट की ये राय है कि इन तथ्यों का अस्तित्व नहीं है ना, और या उन परिस्थितियों में पेश किया जाता है कि न्यायालय को इस अनुमान पर कि एक साधारण व्यक्ति की राय के अकॉर्डिंग, किसके, जुडिशियल पर्सन नहीं, प्रूडेंट पर्सन के अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि इन तथ्यों का अस्तित्व नहीं है, तब हम ये कहते हैं डिस्प्रूव। तो देखिए डिस्प्रूव तथ्य के संबंध में जब न्यायालय के समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करता है कि उनका अस्तित्व नहीं है, या अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझता है कि उस विशिष्ट मामले की वृद्धि में किसे, प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। In relation to fact means when after the considering the matter before the court either believe that it does not exist, the considers is not existence so probable that the prudent man or under the circumstance of the particular case to act upon the supposing that it does not exist। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने तीसरी डेफिनेशन दी है किसकी, डॉक्यूमेंट्स की। तो पहली डेफिनेशन सी पे आ गई, दूसरी डेफिनेशन सी पे आ गई, तीसरी डेफिनेशन डी पे आ गई, डिसअप्रूव, और फिर आ गया डॉक्यूमेंट्स, है ना। डॉक्यूमेंट्स की वही डेफिनेशन है जो पहले दी गई थी। ठीक, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स के लिए एक आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी पदार्थ हो सकता है, क्या हो सकता है, पदार्थ, मटेरियल। अब वो मटेरियल क्या हो सकता है भाई, कागज भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, एरोप्लेन भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, किसी भी चीज पे लिखा हुआ कोई बात क्या हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरी नहीं कि कागज पे लिखा हुआ, कहीं पर भी किसी भी पदार्थ पर भी लिखा हो सकता है। अब किसी भी चीज को कम्युनिकेट करते हैं तो तीन माध्यम होते हैं, क्या कहीं चले जाओ,
चाइना में भी चले जाओ तो भी वो तीन माध्यम है। पहला क्या, वर्ड्स, शब्दों। हम हिंदी है तो देवनागरी में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले रोमन में लिखेंगे, बाकी जिनकी जो भाषा है उसमें लिखेंगे, यानी इन वर्ड्स। दूसरा फिगर्स, हम हमारे हिसाब से 1 2 3 लिखेंगे, बाकी वो अपने हिसाब से 1 2 3 लिखेंगे जिस प्रकार से लिखते हैं। और तीसरा चिन्ह, मार्क्स। इन तीन तरीकों से अपनी बात को एक्सप्रेस किया जाता है, और ये एक से अधिक माध्यम से भी हो सकता है। यानी हमने किसी पदार्थ पर ये तीन बातों में से किसी एक से या सभी से कोई बात लिखी है तो वो डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हर बात डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ये देखो आजकल मेरे पास एक नया आइटम है, इससे मान लो मेरे यहाँ लग गई और ब्लड आ गया, और ब्लड आ गया तो मैंने यूं पहुंच दिया, एक बना दिया ब्लड से। नहीं, लोग ब्लड से चिट्ठी लिख देते हैं, मैंने एक बना दिया ब्लड से। अब देखो इसमें पदार्थ भी है, कंटेंट्स भी, और चिन्ह भी है। कहने का मतलब अब ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ध्यान रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ये दो शर्तें पूरी होने से नहीं, उसके लिए तीसरी शर्त होती है ऑब्जेक्ट। क्या उद्देश्य, उस डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट, कि हमें उसको जब बना रहे हैं तो उसको अभिलिखित करने का इंटेंशन होना चाहिए, या अभिलिखित किए जा सकता है इस बात की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट से आप लिख रहे हो तो क्या होता है। अब जैसे मान लो किसी की नई नई शादी हुई है, तो नई नई शादी होने के बाद आदमी क्या करता है कि चलो पहाड़ों में घूम करके आते हैं। फिर पहाड़ों में पहुंच गए, फिर पहाड़ों में पहुंचने के बाद आगे का तो पता रहता है कि दोबारा तो आने नहीं, आगे की व्यवस्था तो बंद है। तो इस बार अपन कुछ ऐसा कर चले कि अगली बार मान लो जिंदगी में मौका मिल गया, दोबारा आए तो पता तो रहे कि हम यहाँ आए थे। तो आप कोई पेड़ को चूज करते हो, उस पेड़ पे दिल का निशान बनाया, ठीक, उसको जख्मी किया और अपना नाम लिख करके आ गए कि अगली बार जब आएंगे तो हम देखेंगे कि हमने इस पेड़ पे क्या किया था, लिखा था, और इसी होटल में रुकेंगे। नहीं, चाहे वो बह गई हो बाढ़ में, लेकिन अब देखो वहां क्या था, पदार्थ। पदार्थ क्या था, पेड़। एक्सप्रेशन का माध्यम, तीनों चीजें आ गई, शब्दों में, अंकों में और चिन्हों के। और ऑब्जेक्ट, कि हम वहां बनाते वक्त हमारा ऑब्जेक्ट है कि ये लिख करके जाए, और कल को कोई बात हो जाए कि भाई आपने इस तारीख को अपराध किया है, तो कहते साहब कहाँ, उस दिन तो हम दिल बना रहे थे, कहाँ पर, चल करके देख लो। तो वो साक्ष्य में भी क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। आगे बात समझ। तो इसको क्या बोलते हैं, दस्तावेज। तो दस्तावेज के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, पहला पदार्थ, फिर उस पर एक्सप्रेस करने के माध्यम, एक या अधिक कोई भी माध्यम हो सकता, और साथ में तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट, वो भी लिखित करने का उद्देश्य या नॉलेज होना चाहिए। अगर तभी हम उसे लिख रहे हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स है, अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स। मैंने भी क्या किया, ब्लड से एक बनाया, तो पदार्थ भी था, और अगर आप फिगर माने तो फिगर था या चिन्ह था, दो में से कुछ तो था। लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही थी कि मेरा अभिलिखित करने का प्रयोजन, और अगर ब्लड से चिट्ठी लिख रहा है तो आगे बात देखिए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेज से कोई विषय विपरीत जिसको किसी पदार्थ पर, समझ गए, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, या इनमें से एक या अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त, वर्णित, अन्यथा अभिलिखित किया गया। ठीक है, मीन्स एनी मैटर
express described by otherwise recorded upon any substance by means of letter, figures, marks or any other means by more than one of those means intend। अब फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, intend to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic or digital record। फिर इन्होंने कहा अभिव्यक्त और वर्णित करने का अन्यथा अभिलिखित किया गया और उस विषय के अभिलेखन करने के प्रयोग से उपयोग में आश्रित है या उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी क्या है, शामिल। तो ये किसकी डेफिनेशन दे दी इन्होंने, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन। पुराने डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं था और ये नहीं था, अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया, केवल यही था, अभिव्यक्त या वर्णित। फिर देखिए इन्होंने दृष्टांत दिया है, क्या, लेख दस्तावेज, बिल्कुल भाई, एक राइटिंग इज डॉक्यूमेंट्स। मुद्रित, शिला मुद्रित और पोस्टचित्रित शब्द क्या है, वर्ड्स, प्रिंटेड, लिथोग्राफिकल और फोटोकॉपीड आर डॉक्यूमेंट, सही है। मानचित्र और रेखांक क्या है, मैप और प्लान इज डॉक्यूमेंट्स। धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या है, एन इनक्रिप्ट ऑन द मेटल प्लेट एंड स्टोम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फिर व्यंग्य चित्र क्या है, कैरी सेरिकल्चर इज ए डॉक्यूमेंट्स, जो कार्टून वगैरह होते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का एग्जांपल दे दिया कि ईमेल, सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, डिजिटल डिवाइस, संग्रहित वॉइस मेल, मैसेज क्या है, दस्तावेज, क्या है, दस्तावेज। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्लास रिकॉर्ड हुई है, ये रिकॉर्डेड क्लास जो है ये प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, फिर इसकी आपको यूट्यूब पे मिलती है वो, बीच में एक आदमी आ गया, कौन, यूट्यूब। अगर ये इसमें है, उसी रिकॉर्डिंग को मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, तो वो प्राइमरी एविडेंस। आगे बात समझ, उसमें तो कुछ भी किया जा सकता है, काट छाट की जा सकती है, लेकिन रिकॉर्डेड में काट छाट नहीं हो सकती, इसलिए वो प्राइमरी एविडेंस। अगर यूट्यूब वाला प्राइमरी एविडेंस वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा या हेयर से एविडेंस में आएगा, और ये प्राइमरी कब है, अगर यहां रिकॉर्डेड है तो भी प्राइमरी है, इसको मैंने रिकॉर्डेड को ही आपको व्हाट्सएप किया है तो भी प्राइमरी है, और मैंने यूट्यूब के थ्रू दिया है तो ये फिर प्राइमरी एविडेंस के कंटेंट सारे वही। समझ गए, पहले क्या था, इसी को प्राइमरी मानते थे, मैंने आपको भेजा है वो सेकेंडरी मानते थे, लेकिन अब सेक्शन 62 बना दिया, जिसमें अगर हमने मैन मूल को अगर आपको क्या किया है, फॉरवर्ड किया है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, कौन सी, ऐप पे प्राइमरी है, बिल्कुल, क्योंकि वो ओरिजिनल को ही है। आगे बात समझो, जो यूट्यूब के थ्रू है वो सेकेंडरी। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड आता है कौन सा, नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है एविडेंस। ठीक,
आप ये देखो कि जितनी भी बुक है, सबसे बढ़िया से बढ़िया या सबसे घटिया से घटिया, अगर कोई सीरीज भी उठाओगे ना, और जब साक्ष्य अधिनियम में डेफिनेशन की बात करें साक्ष्य की, तो वो यही नोट लिखता है, किसी को भी उठा ले देना, कि साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य की पूर्ण परिभाषा नहीं दी हुई। केवल साक्ष्य को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि साक्ष्य का प्रकार बताया गया है, और वो भी पूर्ण रूप से नहीं बताया गया। और आज भी उसी को चिपका दिया। थोड़ा सा पढ़ लेते, तो इतने सारे ऑथर है, वो गलत तो नहीं बोल रहे ना। इन्होंने क्या कहा कि साक्ष्य दो प्रकार का होता है। साक्ष्य तो कई प्रकार का होता है, अपन लिख रहे हैं सुबह जी। तो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन को वही हमें क्या कर दी, वापस चिपका दी। तो साक्ष्य क्या होता है? तो साक्ष्य फैक्ट से बनता है। साक्ष्य किससे बनता है? फैक्ट से बनता है। और किसी भी बाय फैक्ट में अगर किसी बात को साबित करने या प्रमाणित करने का बल होता है, उसे हम साक्ष्य बोलते हैं। कोई भी फैक्ट जिससे किसी बात को हम साबित कर सकते हैं, वो क्या होता है? अब एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे मान लीजिए मैंने सुबह एक पोक्सो एक्ट का जजमेंट करवा रहा था। उसमें मैंने प्रॉब्लम में ये थी कि बच्ची की उम्र 10 वर्ष थी। अब उसको साबित करने के लिए हमने क्या पेश किया? भाई उस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और वो क्या साबित कर रहा है? कि उसकी उम्र 10 साल से कम है। तो ये क्या है? उस तथ्य में क्या था? ये बात साबित करने का दम था कि नहीं, कि उसकी उम्र कितनी है? पूरे मामले को साबित करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि मैं ये कह रहा हूं कि अनवर ने ये ऑफेंस किया और यहां किया। अनवर कह रहा है कि साहब मैं यहां था ही नहीं, मैं तो अलवर था। अब मैं एक फैक्ट दे रहा हूं, आप दो जनों से बयान करवा रहा हूं, और आप ये कह रहे हो कि साहब ये क्या था, यही मौजूद था। तो इससे क्या साबित हो रहा है? कि ये यही था। यानी कोई भी फैक्ट जिसमें प्रमाणकारी बल हो, किसी बात को साबित करने की क्षमता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? साक्ष्य बोलते हैं। वो मौखिक भी हो सकता है और दस्तावेजी भी हो सकता है। जैसे अपन ने बात की कि आप दो लोग कह रहे हो कि ये यहां था, तो आपकी बात से क्या साबित हो रहा है? कि ये यहीं था। तो इसमें प्रमाणकारी बल है कि नहीं है? वो सर्टिफिकेट हम पेश कर रहे थे, वो क्या था? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। उससे क्या साबित हो रहा है? कि उसकी उम्र 10 साल से कम है। समझ गए? कोई भी फैक्ट जिसमें प्रमाणकारी बल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एविडेंस। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करो अपन चार व्यक्ति यहाँ पे, आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते अनवर आ गया और मैंने यूं किया और इसके लग गई, और बात एक डांट टूट गया। क्या हुआ? ग्रीवियस हर्ट हुई कि नहीं? अब घोरूपति अपराध कब होगी? घोरूपति अपराध कब होगी? जो वॉलंटरली हो। अब मेरा इसको मार के दांत तोड़ने का इंटेंशन था, इसके बारे में साक्ष्य कौन देगा? आप चार व्यक्ति दोगे ना कि नहीं सर पढ़ा रहे थे और ये तो एक्सीडेंट था, न कि इंटेंशन था। तो मेरे मन की बात आप बता रहे हो, इस बात को साबित कर रहे हो चार बयानों से, क्या? कि मेरा इंटेंशन था कि नहीं था। ये क्या है? प्रमाणकारी बल रख रहा है कि नहीं? मौखिक साक्ष्य इस बात को साबित कर रहा है ना, कि मेरा, जरूरी नहीं पॉजिटिव बात ही साबित करे, नेगेटिव के लिए कि मेरा इंटेंशन नहीं था। और दूसरा मैं कह रहा हूं देखो आने दो उसको, और जैसे ही मैंने यूं कर दिया, लग गई। अब
कि मेरे मन का भाव, आपको पता था ना कि भाई आज इसके दांत तोड़ने का मेरा क्या है, प्रोग्राम है। तो यानी कोई भी फैक्ट जिससे किसी बात को हम क्या करते हैं, साबित कर सकते हैं, यानी वो तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, वो साक्ष्य। फिर उन्होंने कहा कि साक्ष्य दो प्रकार का होता है। यहाँ डेफिनेशन में इन्होंने कितना बताया, दो प्रकार का बताया कि एविडेंस में साक्ष्य कितने प्रकार का और दो प्रकार का होता है। तो कहता है कौन सा, भाई मौखिक कथन। ऐसे कथन कैसे कैसे भी रूप में हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट जिसे जांचाधीन विषय में, यानी जो सब्जेक्ट चल रहा है उस विषय में कोर्ट या तो क्या करता है, अनुमति देता है या अपेक्षा करता है। तो हमने अभी एविडेंस पढ़ा था कि जब हम कोई बात कोर्ट में कहते हैं कि साहब ये फैक्ट है, तो कोर्ट आपसे पूछता है अगर ये साबित हो जाए तो किस प्रकार रिलेवेंट है, तो हम बताते हैं कि साहब इस प्रकार से रिलेवेंट है, तो कोर्ट हमें परमिशन देता है, ठीक है बोलो, अदरवाइज मना कर देता। तो यानी जिस तथ्य के लिए कोर्ट क्या कर रहा है, हमें अनुमति दे रहा है। दूसरा, हमने 165 भी पढ़ा था, वहां कोर्ट आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं, आपसे अपेक्षा कर रहा है कि इस बात को बताओ। यानी जांचाधीन मौखिक कथन, कोई भी कथन है ना जो जांचाधीन विषय के संबंध में है ना, न्यायालय या तो अनुमति देता है या अपेक्षा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक साक्ष्य। दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेजों को इन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी क्या है, एक। तो इन्होंने नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दी, एविडेंस की। और एविडेंस की डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला, मीन्स और इंक्लूड्स, मीन्स और इंक्लूड्स। हाँ बेटा, क्लास ले लो। मीन्स और इंक्लूड्स, कि इसके अंतर्गत अभिप्रेतर, इसके अंतर्गत है पहला सभी कथन, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए कथन भी शामिल है, जो न्यायालय जांच के अधीन तथ्य के विषयों के संबंध में समक्ष साक्ष्यों द्वारा किए जाने की क्या करता है, या तो अनुमति देता है या अपेक्षा करता है। और ऐसे कथन क्या कहलाते हैं, ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूड स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which is court permit and required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry. Such statement are called oral evidence. और दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी है, ऐसे दस्तावेज को क्या कहते हैं, all documents include electronic or digital records or procedures, inspections of the court, and such documents are called documentary evidence. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दी है इन्होंने किसकी, फैक्ट की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दी गई है, फैक्ट, तथ्य। अब इन्होंने तथ्य को दो पार्टों में बांटा, कैसा, फिजिकल फैक्ट और मेंटली फैक्ट। फिजिकली फैक्ट क्या होता है कि भाई कोई भी बात जो हम सेंसेस से पता करते हैं वो फिजिकल फैक्ट होता है। कितने सेंसेस से, और किसी के पास छट्टा हो तो, कईयों के पास है ना, कि कईयों के पास सिक्स सेंस, वो फैक्ट में नहीं आता। केवल पांच बातों से अगर आपने किसी बात को पता किया है तो वो क्या है, फैक्ट। तो भाई कोई भी वस्तु, वस्तुओं का अवस्था और वस्तुओं का संबंध जो हमें किससे पता चल रहा है, इंद्रियों से, फाइव सेंसेस से जिस बात को पता चल रहे हैं वो क्या है, फैक्ट। जैसे यहाँ ये बोतल रखी है, ये क्या है, ये फैक्ट है। आगे बात समझ, तो जो आंखों से हमें पता चल रहा है वो क्या है,
पीछे आवाज आ रही है, किसकी आ रही है, कैसे पता चला? तो ये सेंसेस से जो बात पता चल रही है इसको हम बोलते हैं फिजिकल। आगे बात समझ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कि किसी के मन में क्या चल रहा है, ये तो शैतान भी नहीं जान सकता। लेकिन अगर वो अपने मन की बात किसी दूसरे को बता दे और उसके मन की बात का पता दूसरे को चल गया, इसको बोलते हैं मेंटल फैक्ट। जैसे मान लीजिए अभी अपन ने बात की, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते हुए मैंने यूं हाथ किया और अनवर के चोट लग गई, तो आप क्या कहोगे? क्यों? मेरे मन की बात पता थी कि मेरा इंटेंशन नहीं था इसको मारने को, और एक्सीडेंट से चोट लग गई कि मैंने यूं हाथ किया और गलती से ये आ गया। और दूसरा, मैं बिल्कुल हिसाब लगा रहा हूं कि बस इन घुसने वाला है, वहां आवाज आ गई, अब मैं हाथ ऊंचा करूंगा तो लग जाएगी। तो इससे क्या साबित हो रहा है? यानी मेरे इंटेंशन की बात किसको, आपको पता चले। कई बार होता है मन की बात कि भाई साहब मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं बदला लेकर के रहूंगा, मैं उस हाथ के पैर तोड़ के रहूंगा, होता नहीं क्या? और ये मेंस मेंटल स्टेटस जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव वही हो, नेगेटिव फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता। नहीं, कि जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, पति ने पत्नी को मार दिया और सुसाइड कर लिया, अभी की घटना है। नहीं, तो लोग आपस में बात करते हैं यार उनका तो बहुत अच्छा रिलेशन था, वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, आता था तो भी अपनी पत्नी की बहुत बड़ाई करता था। तो ये क्या हुआ, क्या हो गया? मेंटल फैक्ट हो गया कि हो गया मानसिक तथ्य जिसका पता। आगे बात समझ में, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि दो महिलाएं, नहीं देवर भाभी थी, साथ रह रही थी, सारा काम कर रही थी, अब दोनों आपस में केस लड़ रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। पहले वो ये कहती थी कि मेरी ननदे बहुत अच्छी है, वो कहती थी मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। अब ये कहते ये बहुत चालू है, वो कहते वो बहुत चालू है। आगे बात तो मन की बात किसी और को पता चलता है तो ये क्या है, मानसिक। आगे बात, तो मन की बात का किसी व्यक्ति को भान होना क्या हो गया, मानसिक फैक्ट। तो तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध किससे, इंद्रियों से बोधगम्य होता है, वो क्या है, भौतिक तथ्य। और कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, उसको हम बोलते हैं मेंटल फैक्ट। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ द बीइंग perceived by the sense, any mental condition of which any person is conscious। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था कि एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया आरजीएस का, उससे पूछ लिया कि भाई क्या पढ़ के आए हो, किससे पूछ, उसने कहा सर एविडेंस से पूछ लीजिए। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो वो बताइए कि वो क्या है। एक घड़ी की तरफ इशारा किया जो टेबल पे रखी थी, वो क्या है। अभी उसने उत्तर क्या दिया है कि एविडेंस पढ़ के आए हो। उसका भी दिमाग काम कर गया, जब कुछ भी पॉजिटिव होना होता है तो दिमाग काम कर जाता है, नहीं तो काम। उसने तुरंत जवाब दिया कि सर दिस इज फैक्ट। तो वो ये कहता है कि साहब घड़ी है, तो उसने अपनी आंखों से देखा और वो घड़ी वहां टेबल पे रखी है, दिस इज फैक्ट। तो फैक्ट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फिर इन्होंने डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में कोई व्यक्ति चीज रखी हुई है, ये क्या है, तथ्य। किसी व्यक्ति ने कुछ सुना, ये देखा, ये क्या है। किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहे, ये क्या है। यह है कि अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक कपट पूर्वक कार्य करता है, विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव से प्रयोग करता है।
किसी विशिष्ट संवेदना का बहुत विशिष्ट समय पर है, ये क्या है? एक तथ्य। That there is certain object arranged in the certain order in the certain place is a fact. That a person heard or saw something is a fact. That a person said certain word is a fact. That is a person. ये तो सारे हो गए फिजिकल फैक्ट। पहले वाला आंख से पता चल रहा है, दूसरे वाला कान से पता चल रहा है, तीसरा ये भी कान से पता चल रहा है, और चौथा मेंटल इफेक्ट। That a person holds a certain opinion, had certain intention, act in good faith and prudently, and use a particular words in the particular sense, or is and was at the sufficient specified time conscious to particular sensation is a fact. फिर नेक्स्ट देखिए, फैक्ट इन इश्यू। नेक्स्ट क्या है? फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू क्या होता है कि जिस बात की लड़ाई होती है ना, वो फैक्ट इन इश्यू। जैसे क्रिमिनल मैटर में चार्ज कि क्या इसने चोरी की, वो कहता है नहीं की। ये तो होता है अस्वीकार कर अनिवीक्षा चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बना कि उसने चोरी की या नहीं की। दिस इज फैक्ट इन इश्यू। यानी जिस बात पे लड़ाई हो रही है, अधिकार और दायित्व डिपेंड है, निर्योग्यता है, आगे बात समझ, वो चीज क्या होती है? फैक्ट इन इश्यू। इसी प्रकार सिविल में जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि मैं 10,000 रुपए की रिकवरी का सूट लाया, और मैं ये कहता हूं कि मैं आपके 10,000 रुपए मांगता हूं, आप क्या कहते हो? 10,000 रुपए नहीं मांगते। तो ये 10,000 रुपए मैंने आपको उधार दिए या नहीं? दिस इज फैक्ट इन इश्यू। दिस इज फैक्ट इन। आगे बात समझ में कि ये फैक्ट इन इश्यू, यानी जिस बात की लड़ाई होती है ना, वही फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, फैक्ट इन इश्यू को अपन कल देंगे।